हाँ, तो कोलिजन पार्ट 2 में हमने कल इलास्टिक कोलिजन के 3-4 केसेस किए थे वहां पे। अब हम जो देखने जा रहे हैं आपका कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन देखने जा रहे हैं। उसका एक ही केस करना है, इसमें ज्यादा डीप में आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं फिर से बता दूं कि आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बहुत कम सिलेबस है कोलिजन में। वो भी उन्होंने उसमें सिलेबस में भी उन्होंने एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया है। वो कौन सा क्वेश्चन पे फोकस किया है कि देखो, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस किया है कि एक बॉडी जो है मास m1 वो चल के आ रहा है और दूसरा m2 जो है वो रेस्ट पर है। उसके बाद क्या हो रहा है उस पर उन्होंने बातें करी हैं। अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो हम कल कर चुके हैं। अगर इन इलास्टिक होता है तो उस पर हम अभी बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं जब आपके इसके पास भी वेलोसिटी हो, ठीक है, और इसके पास भी वेलोसिटी हो, बाद में कुछ और वेलोसिटी आती है, इलास्टिक होके इन पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाए, तो उस केस में भी हम सवाल करेंगे। तो उसको हम थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन बोलते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं, उसको कवर करेंगे। लेकिन हम तो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करें, हम डेफिनेशन तो सब समझ चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडीज स्टिक टुगेदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है इसमें वो ये है, बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी एक साथ में चिपक जाती हैं। और इसमें आपको यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन से कहने का मतलब ये होता है कि देयर इज नो रिकवरी। देखो, जब भी कोई चीजें टकराती हैं आपस में और टकराने के बाद में जब वो एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, कुछ ना कुछ रिकवरी होती है। अगर वो रिकवरी 100% हो जाती है, रिकवरी ऑफ देयर शेप, ठीक है, वो अगर 100% होती है तो आपका इलास्टिक होता है। अगर 100% नहीं होती, कुछ पार्शली होती है, तो उसको पार्शली इलास्टिक बोलते हैं, इलास्टिक बोल देते हैं। और आपका आपका बिल्कुल रिकवरी नहीं होती है तो उसको हम परमानेंट डिफॉर्मेशन या फिर इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर डालते हैं। और लास्ट चीज कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो ये तीन चीज आपकी इन परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में या कंप्लीट इनलास्टिक कोलिजन में होती है। अब इन्होंने जो एनसीईआरटी ने आपका एग्जांपल दे रखा है, मैं पहले उसको समझा देता हूँ, ठीक है। उसको नहीं, पहले मैं एक जनरल केस लेके चलता हूँ। मान लीजिए वही कि आपका ये m1 बॉडी है, ये u1 से जा रही है। हम क्योंकि अभी वन डायमेंशनल कोलिजन देख रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन देख रहे हैं अभी। और ऐसे फिर मैंने इसको, इसमें कौन सा होता है, इसमें आपका होता है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे आपका देखने को मिलता है मुझे। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद आपका जो m1 है वो किसी v1 से जा रहा है। और आपका अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि मैंने बोला था आपकी ये दोनों चिपक जाती हैं, तो अगर m1 और m2 क्या हो गए, आपस में चिपक गए और इनकी कोई कॉमन वेलोसिटी निकल के आ गई, तो मैं v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। मुझे इस केस में v निकालना होगा। इस बार v निकालना थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू इलास्टिक या फिर किसी और केस में, बिकॉज दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे पहला मैंने क्या होता है, दुनिया के हर तरह की कोलिजन में आपका मोमेंटम हमेशा कंजर्वेशन होता है। तो पहली इक्वेशन मेरी यहाँ से बनेगी आपकी मोमेंटम कंजर्वेशन की। पहली इक्वेशन बनेगी बेटा मेरी मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो उससे जाता हूँ तो होता क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे दोनों एक साथ चल रहे हैं तो m1 प्लस m2 एक साथ लिख सकता हूँ। और यहाँ पे फाइनली इनकी वेलोसिटी v ही लूंगा इस करके। तो बड़ा इजी, तुम देखो कि आपको पहली इक्वेशन से ही आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन करने की जरूरत नहीं। v इज इक्वल टू क्या आ गया, सीधे सीधे m1u1। देखो, आपको सवाल दिया जाएगा तो u1 दिया जाएगा, u2 दिया जाएगा, m1 m2 दिए जाएंगे। तो ये सबको अगर देखो तो बड़े इजीली आपको बिना कुछ दूसरी इक्वेशन लगाए आप सीधे सीधे यहाँ से वैल्यू ऑफ v निकाल सकते हो। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ v इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन करके बताओ। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहती ही नहीं है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल कंजर्व रहती है ही नहीं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछता है, यहाँ पे कभी कभी आपसे, अच्छा अगर मैं लगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है नहीं तो हम वो लगा भी सकते कि नो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन अगर कंजर्व नहीं है, हम ये तो जानते हैं कि आपका कंजर्व नहीं है, तो क्या हुआ एक्चुअली में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की वो आपकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम से। तो कभी आपसे पूछ लेता है कि आप बताइए कि कितना डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकल के आया है। आपसे बोलता है कि फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर आपसे डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो कुछ नहीं, आपका के ई सिस्टम इनिशियल माइनस के ई सिस्टम फाइनल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमको निकालना होगा अगर आपसे पूछा गया है तो। अब वो कैसे निकालेंगे, तो उस पर ध्यान देते हैं। कुछ नहीं, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियली वो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी आपकी के ई वन प्लस के ई टू इनिशियली वाली। तो वो जाएगी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर।
फाइनल क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों साथ में है तो दोनों का साथ में ही लिख के चलेंगे हम। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, और v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी यहाँ पे, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v की वैल्यू हमने निकाली आपका m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। अब हम इसको होल स्क्वायर को थोड़ा चेंज करना चाहें तो हाफ m1 प्लस m2, और यहाँ पे हम लिखते हैं आपका m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि ऊपर भी m1 प्लस m2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये से ये कट आउट हो जाएगा, तो आपका सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बचेगा आपका हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका बचेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब आपको चेंज निकालना है तो कुछ नहीं, आप सिंपली क्या कर दोगे, इनिशियल में से फाइनल वाले को घटा दोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप इनिशियल में से फाइनल वाले को घटा दोगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे बन सकते हैं, कुछ ना कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब जो केस आपके बुक में दे रखा है अगर उसको हम लेके चलें, ये जनरल केस है, आपको चेंज निकालना है तो आप ये कर दो। ठीक है, अब आपके जो केस बुक में दे रखा है उसको हम समझ लेते हैं। वो केस क्या है आपका, देखिए केस हो जाएगा आपका, लेट्स से केस 1 लेके चलते हैं उसको हम, एक ही केस लेके चलेंगे कि इफ m1 इज मूविंग विद, या फिर ये पूरा ना लिखे, इफ m2 इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बाकी दूसरा चल रहा है ऑटोमेटिकली, हम एक को क्या कर ले रहे हैं आपका रेस्ट लेके चल रहे हैं, देखेंगे। तो पहले तो सिंपल से डायग्राम बना तो और सिंपल केस हो जाएगा आपका, तो सिंपल डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने बोला कि ये हो गया आपका m1, m1 है वो u से जा रहा है, क्या आपको मन है u1 लिखने का, आप u1 भी लिख लो। m2 है जो उसका u2 है, लेकिन वो 0 पे है क्योंकि वो रेस्ट बोल रखा है इनिशियली। इनके बीच में क्या होता है आपका, इनके बीच में होता है आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, और आपके बाद में क्या होती है, दोनों चिपक जाती हैं, इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों चिपक जाते हैं, और फाइनली ज्योमेट्री दोनों की सेम हो जाती है, टू बी। सवाल वही है कि बी निकाल के बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहली चीज हम करेंगे यहाँ पे आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, बिना कुछ कहे, क्योंकि हर तरह के कोलिजन में आपका मोमेंटम कंजर्वेशन होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया m1 u1 प्लस m2 u2, इसकी वैल्यू मैं लिख ही नहीं रहा क्योंकि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से m1 प्लस m2 इंटू हो जाएगी आपकी यहाँ पे v, तो v की वैल्यू बड़ी सिंपल से निकल के आएगी यहाँ से m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वो तो होना ही था, जब पहले वाले केस में सिंपल थी तो इस वाले केस में और सिंपल होगी। आपसे बोल रहा है कि चेंज या लॉस चेंज इन या डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताइए, तो उसको हम एक ऐसे लिख लेते हैं डेल्टा के ई करके। तो इसका हम लिख देते हैं पहले, इसका मतलब क्या है, के ई ऑफ सिस्टम इनिशियली माइनस के ई ऑफ सिस्टम फाइनली, के ई ऑफ सिस्टम फाइनली। ठीक है, तो ये कर दिया अपन ने। सिस्टम फाइनल इनिशियल क्या है आपकी, तो एक ही मास चल रहा है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू रखूंगा तो m1 u1 इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे वाली चीज का टोटल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब इससे ये 2 से ये कट जाएगा आपका, तो सिंपल क्या बचेगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m1 प्लस m2। अब एलसीएम लेके मैं क्या करूंगा, इसको वहां से मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ कॉमन ले लूंगा यहाँ से, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो डेल्टा के ई को अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये निकल के आएगा आपका, हाफ कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, m1 भी कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों साइड m1 आपको कॉमन दिख रहा है, तो अंदर बचेगा आपका यहाँ पे, मैं u1 स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूँ, u1 स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल आपका, यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जैसे मैं काटा पीटी बचाऊंगा तो m1 से m1 कट जाएगा, जब m1 से m1 कट जाएगा तो आपका डेल्टा के क्या निकल के आ जाएगा आपका, इट विल कम आउट टू बी हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, m1 प्लस m2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 भी हमेशा पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 निकल के आ रही है। इसका मतलब क्या है आपके के ई सिस्टम इनिशियली माइनस
के ई सिस्टम फाइनली ग्रेटर देन 0, और ऑटोमेटिकली क्या हो गया, के ई ऑफ सिस्टम आपका इनिशियली इज ग्रेटर देन के ई ऑफ सिस्टम फाइनली। ये हम जानते भी थे कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा निकल के अभी आ रहा है कि पॉजिटिव निकल के आना चाहिए था चेंज, और पॉजिटिव निकल के आ रहा है, लॉस जो आ रहा है वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये बात एक तरह से प्रूव हो गई कि आपका इस तरह से होता है। तो ये आपका छोटा सा केस है जो आपको बुक में दे रखा है, ठीक है। छोटा सा, अगर वैसे ना हो वैसे भी हम उस दूसरे तरीके से भी हम आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी है नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा, आपको दोनों की वेलोसिटी लेके चलनी पड़ रही है, जैसे इस केस में आपके पास दोनों की वेलोसिटी है, देन इन दैट केस आल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन टू गेट योर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर व्हिच एवर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये दो तरीके के हमने चीज समझ ली यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम आपका आगे चलते हैं, ठीक। अब हम आपका चलते हैं, नेक्स्ट चीज आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, कोलिजन इन 1 डायमेंशन मैंने आपको क्या बताया था, वो आपका बताया था कि उस केस में आपका कि जब हेड ऑन कोलिजन होता है, व्हेन all the velocities u1 u2 v1 v2 are all the velocities are in the same direction, and all these velocities are in same direction, then that type of collision is known as head on collision or collision in 1 dimension। अब हम collision in 2 dimension देखने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा आपका, इसमें कोई ना कोई एक वेलोसिटी आपको धोखा दे देगी, मतलब इट विल गो इन अनदर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वन डायरेक्शन, जो होगी आपकी कहीं ना कहीं और चली जाएगी। चलिए, तो जो मतलब मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आपकी एक बॉडी m1 है, वो ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही क्यों लेना, थोड़ा सा और टेढ़ा मेढ़ा लेते हैं। लेट्स से कि वो ऐसे जा रही है u1, और m2 जो है वो कुछ ऐसे, कहीं से भी कुछ भी डायरेक्शन मान लो, ऐसे जा रहा है, ऐसे कुछ u2 लेट्स से, ये m2 है। इनके बीच में कोलिजन होता है, कोई भी कोलिजन हो रहा है, मैंने ये निकाल, इलास्टिक है कि आपका कोई भी कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, तो इन दैट केस आपकी इनकी बाद में भी कुछ अजीब अजीब वेलोसिटी निकल जाएंगे। लेट्स से कि u1 आपका चेंज होके कुछ ऐसा हो गया, अजीब सा हो गया v1, और आपका m2 जो हो गया वो आपका चेंज होके कुछ लेट्स से कुछ ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता कोलिजन के बाद कैसा होने वाला है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप जाओ ना, तो थोड़ा सा अगर आप जाओ तो थोड़ा सा हार्ड बन सकता है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अगर ध्यान से समझो तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हार्ड बन सकता है। इसलिए बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम इसके अटेम्प्ट नहीं करने वाले अभी, क्योंकि इसको हम बोलते हैं आपका ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस बोलते हैं। ये आपका जिस टॉपिक के अंदर हम पढ़ाते हैं आपका नीट आईआईटी में, उसको बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन। सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं टेढ़ा कोलिजन जब हो रहा है आपका। तो बहुत ज्यादा डीप में इसके हम बात नहीं करने वाले, ठीक है, पर फिर भी समझ लेते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो, मैंने कहा कि कैसा भी कोलिजन हो रहा हो दुनिया में, आपका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लेकिन क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपके लिए क्या जरूरी हो जाएगा समझना, आपके लिए ये समझना जरूरी हो जाएगा कि आपको हर चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, या फिर एक्स में अलग लिखो और वाई में अलग लिखो। मैंने आपको बताया था, जब भी वेक्टर फॉर्म में आ जाती चीजें, जैसे हमने रेंज में सीखा था लास्ट चैप्टर में, हमने जब लास्ट पार्ट में हमने देखा था रेंज वेंज के बारे में बात करी थी अपन ने, वर्टिकल हाइट की बात करी थी, टाइम की बात करी थी, तो हमने एक्स और वाई को अलग अलग सॉल्व किया था। जब चीजें आपकी दो अलग अलग डायरेक्शन में आ जाए तो आपको अलग अलग डायरेक्शन में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, आपको एक्स वाई में रिजॉल्व करके चीजों को करनी है। तो आपको मोमेंटम, आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे नेट मोमेंटम, नेट मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। और सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेट मोमेंटम इन वाई, इन वाई डायरेक्शन, उसको कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कंजर्व करना पड़ेगा, मतलब वही कंजर्व करने का मतलब कि इनिशियली मोमेंटम का सम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का सम, ये दोनों में अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे कि आपका पी एक्स ऑफ 1 इनिशियली, ठीक है, प्लस पी एक्स ऑफ 2 इनिशियली इज इक्वल टू पी एक्स ऑफ 1 फाइनली प्लस पी एक्स ऑफ 2 फाइनली। इस तरह से मैं यहाँ पे सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पी वाई ऑफ 1 इनिशियल प्लस पी वाई ऑफ 2 इनिशियल इज इक्वल टू पी एक्स ऑफ 2, सॉरी, पी एक्स ऑफ 1 फाइनली प्लस पी एक्स कहाँ से आ गया यहाँ पे वाई, ठीक है, पी वाई ऑफ 2 फाइनली। तो इस तरह से मुझे चीजें करनी पड़ेगी, वही m1 u1 लगाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें कि मुझे एक्स डायरेक्शन लेके चलनी पड़ेगी। अब मैं एक्स डायरेक्शन कैसे लेके आऊंगा, तो ध्यान दें, लेट्स से कि मेरा ये जो है बॉडी आपकी m1 वो u1 से चल रही थी, तो आप इसे कंपोनेंट ले लोगे, आपको थीटा दिए गए होंगे बेटा, थीटा दिए गए होंगे।
तो ये थीटा दिए गए होंगे, तो इस केस में आपका u1 का x क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा u1 cos थीटा, ठीक है, और आपका u1 का y क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा u1 sin थीटा। इस तरीके से सिमिलरली जब आप इस वाले सवाल को करना चाहते हो m2 वाले को, ठीक है, अगर बॉडी आपके ऐसे जा रही है u2, तो आपको प्लस माइनस का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जब आप u2x लिखोगे तो साफ साफ दिख रहा है वो पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा। तो आपको इस केस में कोई एंगल दे रखा होगा, लेट्स से कि ये वाला एंगल आपको दे रखा है थीटा 2, क्योंकि वो पीछे की तरफ आएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस u2 cos थीटा 2 लिखना पड़ेगा, या 1 1 लिखने पड़ेंगे। और u2y जब लिखना पड़ेगा तो वो भी आप देखोगे कि वो नीचे की तरफ आएगा। जब वो थोड़ा सा मैं उसके डायरेक्शन अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो जाएगा u1x, ये हो जाएगा आपका u1y, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा u2y, और ये हो जाएगा आपका u2x। तो साइन का भी ख्याल रखना है कि मैं किस तरफ लगा रहा हूँ, पीछे की तरफ या आगे की तरफ, उसके हिसाब से उसकी साइन भी लगेगा। तो क्योंकि u2y भी नीचे की तरफ है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस u2 cos, सॉरी माइनस u2 sin थीटा 2 आ जाएगा। अब जब कुछ नहीं, आप जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या रखोगे, m1u1x प्लस m2u2x इज इक्वल टू, फिर वही v के साथ भी यही होगा, v के साथ भी यही होगा, लेकिन v के बारे में हमें पता नहीं तो हम उसको बस साइलेंटली सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें आपके पास में क्या क्या वेरिएबल्स बन जाएंगे, इसमें आपके पास में बहुत तरह के वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक है। तो क्या क्या वेरिएबल बन जाएंगे आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे आपका v1x एक वेरिएबल होगा, v2x एक वेरिएबल होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v1x और आएगा, v2x और आएगा। ऐसे ही आपका v1y एक वेरिएबल होगा, v2y एक वेरिएबल होगा, और प्लस क्या पता बाद में जब ये चेंज हो गया है, बाद में जब इसकी वेलोसिटी आए तो किसी एंगल पे आएंगी ना, तो थीटा 1 और थीटा 2 भी क्या होंगे, आपके वेरिएबल होंगे। मतलब जब आपका क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो फाइंड वाली बात होगी, तो आपको ये सब करना होगा पता, ठीक है। अब कितने वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे, 6 वेरिएबल, और कितनी क्वेश्चन बनती हुई दिख रही है बेटा आपको, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बनती हुई दिख रही है, ठीक है। तो भाई जितनी वेरिएबल होंगे ना, मिनिमम उतनी इक्वेशन तो होनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, आपको कुछ ना कुछ चीजें आपको सिंप्लीफाई करके देते हैं। या तो हम u2 की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 0 दे देंगे, इसकी वैल्यू 0 दे देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। या फिर हम थीटा 1 थीटा 2 में से कोई एक थीटा आपको पहले प्रोवाइड कर देंगे। जनरली क्या होता है कि आपको थीटा प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपको जनरली कोई ना कोई थीटा प्रोवाइड कर दिया जाता है पहले, ठीक है। और या फिर क्या करें, थीटा 1 थीटा 2 ये बाद वाले हैं, ठीक है, आफ्टर वाले कोलिजन, ये थीटा 1 थीटा 2 ये वाले नहीं है, थीटा 1 थीटा 2 ये वाले हो गए, थीटा 1 थीटा 2 डैश लगा लो, ये हो गया आफ्टर कोलिजन के क्या एंगल आ रहे हैं विद एक्स एंड वाई। तो ये सारे बहुत सारे हैं, तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन बना के इसमें दिया जाता है कि ये 0 मान लो, वो 0 मान लो, ये सब 0 मान लो। v1 में भी बोल दिया जाएगा कि v1 सिर्फ y में है, अगर y में होगा तो हम मतलब v1 अगर y में है सिर्फ, तो हम v1 x की वैल्यू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। हम v2 के लिए बोल देंगे ये सिर्फ x में है, तो हम यहाँ पे v2 की y की वैल्यू क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। तो जानबूझ के कुछ ऐसी ऐसी वैल्यूज आपको दी जाएंगी, या कुछ ऐसा केस बना के दिया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन को बहुत इजीली लेवल से सॉल्व कर सको। हम एक आध क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, तो और चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी। पर वो है कि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो इतने तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं आपके एग्जाम में। मतलब नीट आईआईटी में भी कम प्रिफर्ड होते हैं ये क्वेश्चन आना, बहुत ज्यादा इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और एनसीईआरटी तो खैर प्रेफर करता ही नहीं इस क्वेश्चन को। चलिए, अब जो केस आपकी बुक ने दे रखा है उस पर ध्यान देते हैं। आपकी बुक ने एक केस दे रखा है, स्पेशल केस है, तो एक ही केस है तो उसको देखेंगे अच्छे से, क्योंकि उसी को उसने सॉल्व भी कर रखा है और उसी के हिसाब से उसने समझाया है। तो देखिए उसने बोल रखा है कि आपका इनिशियली, ठीक है, मैं सीधे डायग्राम से समझाऊंगा कि आपको क्या बताना चाह रहा है। m1 है और उसकी वेलोसिटी आपकी इस तरह से है u1। याद रखना आपकी किताब में u1 को वो v1 इनिशियल लेके चलता है, ठीक है, और v1 को वो v1 फाइनल ऐसे लेके चल रहा है। मैं u1 और v1 से काम चला रहा हूँ। ये आपका इस तरह जा रहा है। यहाँ पर एक बॉडी है जो रखी हुई है, ठीक है, एक बॉडी रखी हुई है। अब भगवान जाने उससे कैसे वो टकरा रहा है, भगवान जाने वो उससे कैसे टकरा रहा है, ओब्लिकली या फिर लाइन में नहीं टकरा रहा, कुछ इस तरह टकरा रहा है कि टकराने के बाद में इसी लाइन को मैं अगर रेफरेंस मान के चलूं, इसी लाइन को मैं रेफरेंस मान के चलूं, और ये मेरी वाई हो गई, ठीक है, और ये मेरी एक्स हो गई, तो मेरा जो m1 है वो कुछ इस डायरेक्शन में भाग रहा है। m1 है, ये सब आपको वो खुद ही बताएगा, क्योंकि वरना क्वेश्चन आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे, कहाँ जा रहा है कोई भी चीज, 6 वेरिएबल कैसे बना दोगे। उसका v1 ऐसे हो गया, और आपका जो m2 है कुछ ऐसे भाग रहा है, उसकी यहाँ पे v2 है। अब सवाल सवाल में क्या क्या बन सकता है कि भाई यहाँ पर थीटा 1 बता दिया उसने कि यहाँ पे थीटा 1 है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा 2 है, ठीक है।
और इसको उसने स्टार्टिंग में क्या माना है, रेस्ट पे माना है, इसको स्टार्टिंग में क्या माना है आपका, रेस्ट पे माना है, तो U2 को उसने ऑटोमेटिकली 0 ले लिया। सवाल क्या बनेगा यहाँ से, अब देखो सवाल ये बनेगा क्या क्या निकालना होगा, V1 की वैल्यू क्या है ये निकालनी होगी, V2 की वैल्यू क्या है ये निकालनी होगी, और आपके जो थीटाज हैं θ1 एंड θ2 ये आपको निकालने हैं। फिर से दिक्कत क्या होने वाली बेटा, दिक्कत ये होने वाली कि 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन बनेंगे नहीं, तो जनरली वो क्या करेगा ना आपको, जनरली वो आपको कोई इसमें से एनी वन थीटा विल बी गिवन, एनी वन ऑफ देम विल बी गिवन, तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए इनमें से कोई ना कोई एक थीटा प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि अगर उसने प्रोवाइड नहीं किया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं शो भी कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये भी दिखाता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ कि आपको क्या क्या गिवन होगा। आपको गिवन होगा यहाँ पे M1 गिवन होगा, M2 ऑब्वियसली मासेस तो गिवन हो गई, M1 गिवन होगा, M2 गिवन होगा, आपको यहाँ पे U1 गिवन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाए तो U2 भी हमको गिवन है यहाँ पे, बस वो 0 है, फर्क इतना है। ठीक है, और आपको θ1 या θ2 में से कोई ना कोई एक गिवन होगा, θ1 और θ2 एनी वन कोई भी एक ना एक आपको गिवन होगा। ठीक है, ये पक्का है इतना, अगर एक गिवन होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा को निकालना होगा, इसमें कहने वाली बात है नहीं कुछ। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे समझेंगे, समझते हैं। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ना अनयूजुअल है, तो इस बच्चे को सोचने में थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पर एक्स वाई बनाएंगे हम इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर हम एक्स वाई बनाएंगे इस तरीके से, साफ साफ दिख रहा है कि आपका इनिशियली आपका एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक्स डायरेक्शन क्या करने वाला हूँ, आपका मोमेंटम कंजर्वेशन करने वाला हूँ। मोमेंटम तो देखिए मैं लिखूंगा M1 U1 x, में पहले जनरल टर्म में लिख रहा हूँ, M2 U2 x इज इक्वल टू M1 V1 x प्लस M2 V2 x, बस मैंने x लगा दिया हर जगह पे जैसे पहले लिखा था। अब मैं लिखता हूं कि मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो दिखेगा M1 तो M1 है, U1 x की वैल्यू, क्योंकि आपका U1 सिर्फ x में ही है, y में है ही नहीं, तो मैं सीधे उसको U1 ही पुट कर सकता हूँ, प्लस M2 U2 क्योंकि रेस्ट पर है आपका तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू M1, अब आपका इसमें ध्यान दो ये है V1, V1 का x डायरेक्शन मतलब ये वाली, तो वो क्या हो जाएगी आपकी बेटा, ये वाली डायरेक्शन, यानी V1 x, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी V1 cos θ1 हो जाएगी, प्लस M2 का ये है V2, जब इसका मैं कंपोनेंट लूंगा तो वो कंपोनेंट आपका इस तरफ निकल के आएगा, और वो कंपोनेंट क्या निकल के आएगा इस तरह से, वो निकल के आ जाएगा V2x, और उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, उसकी वैल्यू निकल के आएगी M2 V2 x, मतलब V2 cos θ2 निकल के आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये हो गई पहली क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन करके लिखता हूँ, क्योंकि जीरो को दिखने का कोई मतलब नहीं है। ये निकल के आएगी आपकी M1 U1 इज इक्वल टू M1 V1 cos θ1 प्लस M2 V2 cos θ2। मिशा जल्दी से बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। चलिए बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं, हम यही चीज आपकी सेम टू सेम चीज आपकी वाई डायरेक्शन के लिए करते हैं, सेम टू सेम चीज हम आपकी वाई डायरेक्शन के लिए करते हैं। तो जब वाई डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आपका M1 U1 y प्लस ये इनिशियल वाला टर्म लिख रहे हैं M2 U2 y M1 V1 y प्लस M2 V2 y। ठीक है, तो इस केस में जब इसको हम वैल्यूज के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका M1 U1 y, हम देख रहे हैं कि U1 का y में तो कोई है ही नहीं, उसकी सिंपल सी वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, M2 तो भाई रेस्ट पर है तो ना y है ना x है, तो ये भी 0 हो जाएगा। M1 आपका M1 है। अब V1y का मतलब क्या है आपका, ध्यान देंगे, V1y का मतलब है कि आपका V1 का y वाला कंपोनेंट, तो वो ऐसे हो गया, V1 का y वाला कंपोनेंट, तो वो V1y हो गया, वो क्या हो जाएगा, जब एक cos है तो दूसरा ऑटोमेटिक साइन हो जाएगा, तो M1 V1 साइन θ1 प्लस M2 अलग अगर पार्ट लिखेंगे तो देखेंगे M2, ठीक है, V2 तो इतना ही जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका साइन वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, इसका साइन वाले कंपोनेंट पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इसका साइन वाला कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा। जब इसका साइन वाला कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा तो हमें दिख रहा है कि वो किस तरफ आ रहा है बेटा, वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको यहाँ पर माइनस साइन लेके उसको लिखना पड़ेगा। जब मैं माइनस साइन लेके उसको लिखता हूँ, माइनस V2 साइन θ2 आप लिखोगे उसको, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। अब जब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं साफ से दिख रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या है आपका M1 V1 साइन θ1 प्लस M2 V2 और आपका साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन है वहां पे,
यहाँ पे आपका माइनस साइन है, ठीक है। m1 साइन थीटा 1 माइनस m2 साइन थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। दो एक क्वेश्चन बन गई है। अब अब आपके पास में निकालना क्या था, आपको v1 v2 निकालना है, ये सब निकालना है, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको ये सब जो मैंने बताया वो सब तो पता हो गई। अब दिक्कत क्या हो रही है इस क्वेश्चन की, अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो अननोन्स क्या है, मैं देखो पहले ही आपको जो समझा चुका हूं, मैं उसको प्रूव करने वाला हूँ कि क्यों आपको क्या क्या दिया जाएगा, सारी बातें वाली बात कर रहा हूँ मैं। देखिए मैंने बोला कि अभी यहाँ पे क्या क्या अननोन्स है, अननोन्स बोलते हैं या फिर कभी कभी मैं उसको वेरिएबल्स बोलता हूँ, एक ही बात होती है। अननोन्स क्या है यहाँ पे, अननोन्स की अगर मैं बात करूँ आपका, तो यहाँ पे आपका वी वी वन अननोन है, ठीक है, यहाँ पे आपका v1 अननोन है, यहाँ v2 अननोन है, यहाँ पे आपका थीटा 1 अननोन है, और यहाँ पे थीटा 2 अननोन है। ये मैं पढ़ाने से पहले बता चुका था कि ये सब आपके अननोन है। अब जब इनको आपको निकालना है ना बेटा, जब आपको निकालना है तो वी नीड वी नीड 4 इक्वेशन, वी नीड एटलीस्ट 4 इक्वेशन आर नीडेड टू सॉल्व दीज 4 वेरिएबल्स, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ थीटा 1, यहाँ थीटा 2, यहाँ v2, यहाँ v1, सिमिलरली यहाँ v2, थीटा 2, थीटा 1 और v1, तो 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं। बट बट दिक्कत क्या है कि वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस, वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस, हमारे पास में क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशंस है। तो बड़ी दिक्कत हो गई है। अब कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जनरली आपको थीटा 1 या थीटा 2 में से कोई ना कोई एक दे देंगे, मतलब थीटा 1 और थीटा 2, एनी वन इज गिवन, एनी वन इज गिवन। लेकिन दिक्कत क्या है, इसके बाद भी स्टिल वी हैव 3 वेरिएबल्स, इसके बाद भी दिक्कत क्या है, वी हैव 3 वेरिएबल्स, 3 अननोन, और आपके पास इक्वेशन अभी भी कितनी है, 2। तो अब आप दिमाग लगाओ, क्या मैं कोई एक और इक्वेशन लेके आ सकता हूँ क्या, क्या मैं कोई एक और इक्वेशन लेके आ सकता हूँ क्या? तो मैंने आपको बताया कि कोलिजन में से मैंने 2 चीज पढ़ाई है आपकी, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होता है, वो है आपका इलास्टिक वाला केस। तो अगर उसने आपको बोल दिया कि दिस केस इज ऑफ इलास्टिक कोलिजन का केस, अगर आपको दे दिया कि इलास्टिक कोलिजन है, देन इन दैट केस आप एक और इक्वेशन, या तो आपको इलास्टिक कोलिजन दे दे, या आपको प्रोवाइड कर दे जो आपकी जो थर्ड इक्वेशन यहाँ से आएगी। आपका मन है कि भाई थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगी, देखो दिक्कत ये है कि अभी भी आपके पास में 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और आपके पास में कितनी इक्वेशन है, इक्वेशन आपके पास में 2 ही हैं। अगर इक्वेशन 2 ही हैं आपके पास में, तो भी आपको एक इक्वेशन और चाहिए होगी, वन एक्स्ट्रा इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये कहाँ से आएगी आपकी, ये आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से, या आपकी आएगी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से, या फिर काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन से। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, आपका इलास्टिक कोलिजन में, बाकी किसी में नहीं होता। तो बाकी दोनों केस में आपको क्या दिखता है, परफेक्टली इनलास्टिक में, या फिर उसमें, या फिर आपको वहां पे डेल्टा के ई की वैल्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी लॉस की वैल्यू दे देगा आपको। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा उस केस में। या तो आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए बोल देगा इलास्टिक कोलिजन है, या फिर आपको काइनेटिक एनर्जी का लॉस दे देगा, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे मुझे वहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाल के एक्स्ट्रा इक्वेशन बन जाएगी मेरी। अगर आपको इस केस में, अगर आपको इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, लेट्स से कि आपको इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे बड़े आराम से कि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें आपको कोई वेक्टर वेक्टर के बारे में नहीं सोचना है। काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें आपको वेक्टर के फॉर्म में नहीं सोचना है। यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सो यू डू नॉट नीड टू अप्लाई एक्स एंड वाई, सो नो नीड टू सॉल्व, कर लोगे तो उससे क्वेश्चन खराब होगा, बड़ा होगा क्वेश्चन, सॉल्व इन एक्स एंड वाई। आप अल्टीमेटली एक साथ कर सकते हो, तो आप के ई इनिशियल 1 प्लस के ई इनिशियल 2 इज इक्वल टू के ई फाइनल 1 प्लस के ई फाइनल 2 कर सकते हो, ओनली इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ m1 u1 लिखा था मैंने, यू स्क्वायर लिखा था, हाँ यू स्क्वायर, यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट माना था मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, कोई कॉस वॉस का चक्कर नहीं है क्योंकि आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, और v2 स्क्वायर। बस आपके पास में एक ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपके पास में 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन और 3 इक्वेशन, तो इस क्वेश्चन को आप इट कैन बी सॉल्व, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सॉल्व करने वाले हैं, इट कैन बी सॉल्व वाली बात है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज नॉट लाइक आप सॉल्व नहीं कर सकते।
समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए मिश्रा जी। जी सर आया। ठीक है, तो आपका कोलिजन एक तरह से इतना ही है। ठीक है, कोलिजन हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोलिजन लग ही रहा है, कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कॉमेट अर्थ पे आके गिर गया आपका, या फिर कोई जब एक चीज दूसरी टकराती है तो वो कहीं फैल जाती है, जैसे 3-4 बॉल एक साथ टकराती है तो एक बॉल कहीं और चली जाती है, एक बॉल कहीं और चली जाती है। तो इस फिर आपकी शेप एंड साइज चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कोलिजन से। कोलिजन कोई बहुत अनकॉमन एग्जाम्पल नहीं है, इट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल विच कैन बी सीन बाय एनी वन विद नेकेड आइज, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये कोलिजन खत्म हो चुका है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कोलिजन आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी से क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और हम देखते हैं आपका यहाँ पे जो आपका एक, हम इसके यहाँ पे बात करने वाले हैं आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको नीट, ओलंपियाड और आईआईटी का सिलेबस बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी एक्चुअली टाइम बचा भी है और कभी कभी इसके सवाल आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे। और बहुत इस तरीके से ना आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया हो। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया होगा, जो कि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब आप आईआईटी या नीट की बात करोगे, आपको कोफिशिएंट ऑफ, जब भी आपका कोई भी कोलिजन होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आ रही बात समझ में? ठीक है, जी सर। एक सेकंड रुकना बस। तो मैं ये कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ऐसी वैल्यू है कि जब भी आपका इसका क्वेश्चन नीट है, जेईई ओलंपियाड के क्वेश्चनों में आएगा, तो आपको ये वैल्यू 100% प्रोवाइड की जाएगी। मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू दैट इज सॉर्ट फॉर, कि आप वहां पे पक्का पहले सबसे पहले ये चेक करोगे ई की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। या तो आपको सीधे बोल देगा इलास्टिक कोलिजन है, या फिर सीधे बोल देगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, या फिर अगर आपको इन दोनों में से कुछ नहीं बोल रखा, आपको पार्शियल इलास्टिक बोल रखा है या सिंपल कोलिजन बोल रखा है, तो आपको ई की वैल्यू प्रोवाइड करेगा ही करेगा। आप सुनो, तो ई होता क्या है एक्चुअली, अगर इसकी बात करें कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, तो ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अभी समझ में आ जाएगा इसका मतलब, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है, फॉर्मूला भी पूछ लिया गया है कभी कभी, ऐसा नहीं फॉर्मूला नहीं पूछा गया है, लेकिन फॉर्मूला किस टर्म में पूछा है वो अभी आप थोड़ी देर में देख लोगे। देखिए, ऐसे आपका ये एक्चुअली फॉर्मूला तो एक्चुअली में और कुछ और होता है, इंपल्स के टर्म में फॉर्मूला होता है, इतना डीप में हम नहीं पढ़ने जा रहे। अभी आप आईआईटी की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हम उतने डीप में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, कि आप पता लगा कि जो पढ़ना नहीं है उसको लेके ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मेरा पहला जो केस होता है जिसमें हम मानते हैं आपका हेड ऑन कोलिजन या फिर 1D कोलिजन, तो उस केस में होता क्या है कि सारी लाइंस आपकी, ये आप उसको देख के थोड़ा सोच रहे हो कि ये क्या है, अलोंग लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्या मतलब है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ओब्लिक कोलिजन समझेंगे उसको। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि सबकी सब आपकी एक ही लाइन में होती है, तो इस लाइन, जिस लाइन में चीजें टकरा रही होती हैं, जिस लाइन में चीजें टकरा रही होती है उसको हम बोलते हैं बेटा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जिस लाइन में चीजें टकरा रही होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अगर इसमें हमने करवाया है कोई भी कोलिजन करवाया है, तो यहाँ पे भी आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसी बनेगी, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपका हेड ऑन है तो सबके सब सेम ही लाइन में आने वाले हैं। ठीक है, बस एनसीईआरटी ने वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उसने सिर्फ बोल दिया कि 1D है, ऐसे बोल दिया और कुछ नहीं। नाम उस मतलब काम उसने भी इस्तेमाल किया है, बस उसने नाम नहीं दिया। यहाँ पे M1 हो गया, यहाँ पे आपका M2 हो गया, इसकी स्पीड आपकी U2 है, यहाँ पे इसका M1 है और आपको M1 है, यहाँ पे आपका V1 है, यहाँ पे आपका M2 है, यहाँ पे आपका V2 है। सवाल फिर से वही है, सेम टू सेम सवाल है, कुछ सवाल में कोई फर्क नहीं आने वाला, कोई नई चीज नहीं आने वाली। V1 की वैल्यू नहीं पता, V2 की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब ये कोलिजन ना, हम इसमें मेनली किसके बारे में बात करने वाले हैं, पार्शियली इलास्टिक। देखो, हम अगर पार्शियली इलास्टिक की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली, या फिर इनइलास्टिक कोलिजन, ऑटोमेटिकली आप परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक की बात भी कर ही लोगे, क्योंकि फर्क सिर्फ और सिर्फ ई की वैल्यू का होता है और कोई वैल्यू को नहीं होता। अब देखिए, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो आपका हर किसी कोलिजन में क्या होता है, विच इज मोमेंटम कंजर्वेशन। याद होगा तो कल मैंने आपको बताई थी ये बात, लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में बताई थी कि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार लिखूंगा इस टॉपिक में, और आप भी लिखोगे अगर आप नोट्स राइट अप कर रहे होगे तो।
ये क्वेश्चंस मैं बहुत बार लिखता हूँ, मैंने अभी आपने खुद देखा होगा कल से जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या कहते हैं कोलिजन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्वेश्चन कम से कम मैं 6 से 7 बार लिख चुका हूँ, कम से कम 6 से 7 बार। तो आपको ये बस जाना चाहिए कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आ रही है कि वेरिएबल्स क्या है, सारा चीज अगर आप समझोगे ना ऑटोमेटिकली तो आप समझ पाओगे सारी चीज अननोन्स की है। अननोन्स क्या है, v1 एंड v2, दो अननोन है, राइट, दो अननोन है। इक्वेशंस कितनी है, इक्वेशन आपके पास में कितनी है, वन है ओनली। बट टू सॉल्व टू सॉल्व टू वेरिएबल्स यू नीड टू हैव एटलीस्ट टू इक्वेशंस। द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव ओनली वन इक्वेशन। अब यहाँ पे या तो आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए कुछ बताएगा कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या फिर डेल्टा के ई देगा, लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो मतलब अगला सवाल बनता है इफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गिवन। देखो हमने परफेक्टली इलास्टिक वाला केस लेके नहीं चल रहे हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक वाला हो जाएगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो। बट इफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गिवन, तब क्या करेंगे, तब वी नीड द वैल्यू ऑफ देन we need coefficient of restitution, and there is no other option by which we can solve this question without coefficient of restitution। ठीक है, अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे लौट के आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो अब हमने बोला कि ई का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपका फॉर्मूला क्या लिखा वहां पे देखा, सुनना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मैं पीछे समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे बात करनी है इस केस में ही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, इस केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ई की फॉर्मूला क्या है, ई का फॉर्मूला है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो अब आप मुझे दिमाग लगा के बताना स्मिशा कि बॉडी सेपरेट कब हो रही है, बिफोर कोलिजन की आफ्टर कोलिजन, बॉडी सेपरेट कब हो रही है, बिफोर कोलिजन की आफ्टर कोलिजन, एक दूसरे से दूर कब जा रही है, कोलिजन से पहले की कोलिजन के बाद में। हम्म, ठीक है, बाद में वो एक दूसरे होंगी। मतलब यहाँ पर आपका ऊपर वाली वेलोसिटी कौन सी है, कि आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि हम जानते थे, ये बात हमने पहले भी लिखी थी कि u1 की वैल्यू क्या होती है, u2 से ज्यादा होती है, और आपका यहाँ पे v1 की वैल्यू v2 से छोटी होती है। अब v2 ज्यादा होगा तभी तो उससे दूर जा रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, आफ्टर कोलिजन सेपरेशन होता है, और बिफोर कोलिजन क्या होता है, दे अप्रोच ईच अदर। जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे दे विल कम नियर टू ईच अदर, देन ओनली दे कैन कोलाइड विद ईच अदर। तो ऑब्वियसली नीचे क्या आएगा आपका, बिफोर वाला, और ऊपर वाला क्या आएगा, आफ्टर वाला। तो ऊपर इतना समझ जाएंगे कि ये वाली बात कहाँ कर रहा है, आपका आफ्टर कोलिजन के बारे में बात कर रहा है। तो याद करने के लिए ऐसे याद करते हैं कि ऊपर आफ्टर वाले आएंगे और नीचे आपके बिफोर वाले आएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें करना क्या है कि बड़ा माइनस छोटा करना है, क्योंकि सेपरेशन बड़े माइनस छोटे से ही होता है। तो बड़ा कौन है, बाद में v2 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे v2 माइनस v1 करेंगे, डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिखेंगे हम u। अब यहाँ पे बिफोर कौन बड़ा है, बिफोर से आपका u1 बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम u1 माइनस u। जल्दी से बताओ मिशा ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया, क्योंकि यही फॉर्मूला है जो आपका बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है, और फॉर्मूले को याद भी इसी तरह से करना है, 2 माइनस वन अपॉन वन माइनस टू, कभी भी ऐसे वन माइनस टू कुछ नहीं करना। समझ आया फॉर्मूला, हाँ जी। हमने कुछ नहीं किया, बड़ी वेलोसिटी माइनस छोटी वेलोसिटी आफ्टर, नीचे बड़ी वेलोसिटी माइनस छोटी वेलोसिटी बिफोर, बस ये किया। एक बार हमको ई की वैल्यू, अगर हमको ई की वैल्यू गिवन हो गई, इफ ई इज गिवन, अगर ई गिवन हो गया यहाँ से, तो यू कैन इजीली हैव अनदर इक्वेशन आल्सो। ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। अब वेरिएबल क्या आपके पास में, v1 एंड v2, दो वेरिएबल्स हैं या दो अननोन्स हैं, और आपके पास में कितनी इक्वेशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड यू हैव टू इक्वेशंस, टू इक्वेशंस, और आप इस क्वेश्चन को आराम से v1 एंड v2 कैन बी सॉल्व। आया नहीं आया समझ में, आया जी कि नहीं सर ऐसे, आया। बस यही है, बस यही है। ठीक है, जनरली जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं देता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर देने लग गया या उससे क्वेश्चन करवाने लग गया तो वो क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और उनको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का खेल बन जाएगा इन एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से ही सवाल दिए जाते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है,
अब मैंने क्या बोला, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है बेटा, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू, वो हमेशा क्या होती है आपकी, मैंने कल भी डिस्कस किया था, वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, ई जब 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं आपका कंप्लीटली या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि ऐसा आता है, पर प्रूव आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको याद ही होनी चाहिए वैल्यू। नेक्स्ट है आपका ई की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है, जिसको हम बोलते हैं आपका इलास्टिक कोलिजन, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ इलास्टिक कोलिजन है, या इसको बेटर तरीके से हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बेटर तरीके से बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और जो लास्ट टर्म है आपकी, जिसको हम बोलते हैं आपका E इज इक्वल टू, अगर आपका 0 से लेके ना 0 के बराबर ना 1 के बराबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बुक के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका इनइलास्टिक कोलिजन। बुक के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका इनइलास्टिक कोलिजन। और आपका हम मतलब जो हम जनरली बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं आपका पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी सवाल में अगर आपका कोलिजन आएगा, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखनी है, देन यू जस्ट नीड टू राइट आउट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, सब कुछ करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली, कि आपका इक्वेशन फर्स्ट यानी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इसमें और ई का जो फॉर्मूला निकल के आता है आपका, which is v2 minus v1 upon v1 sorry u1 minus u2, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे v1 और v2 वेलोसिटीज होती हैं, तो बस एक v1 एंड v2 आर पुट विद साइंस। अगर आपने बेटा साइन में गलती कर दी तो आपका आंसर गलत निकल के आएगा। साइन क्योंकि v यहाँ पे वेलोसिटीज होती है, मोमेंटम में v जो होता है वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी साइन से क्या मतलब, मान लो आपके टकराने के बाद कोई बॉडी पीछे की तरफ चले गई, अगर पीछे की तरफ चली गई, देन इन दैट केस आपको उसको माइनस की वैल्यू के साथ में लेना पड़ेगा। तो बस ये है आपके छोटे छोटे, इससे आपका कोई भी सवाल, कोलिजन कोई भी सवाल होगा, इसी से सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखिए एक सेकेंड। चलिए, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के नाम से एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। तो देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे लेट्स से क्वेश्चन आपको इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, इनिशियली आपको ये दे रखा है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन ये। देखिए, मास है आपका, आपको इसका मास m दे रखा है, और एक और बॉडी है उसका मास भी आपको सेम मास दे रखा है m, यानी दोनों का मास सेम है। ये बॉडी जो है वो इनिशियली 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे जाने वाली है, और जो दूसरी बॉडी है वो आपके पीछे की तरफ आ रही है 3 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ, तब तो टकराएंगे 100%, इतना पक्का है। ये बिफोर वाला डायग्राम मैंने आपको दे दिया। आपसे सवाल पूछा गया है कि इफ E is equal to कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वैल्यू आपको 0.7 दे रखी है, देन फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटीज, देन फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटीज विद डायरेक्शन। वेलोसिटी हमेशा आपको डायरेक्शन के साथ में ही बतानी चाहिए। चलिए करते हैं सवाल को। अब देखिए, मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहला, कोई भी दुनिया में किसी भी तरह का कोलिजन हो, सबसे पहली चीज जो करनी है आपको, ये मैं बता चुका हूँ, आपको ये दोनों स्टेप करनी ही करनी पड़ेंगी, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा। तो आपको पहले ही क्वेश्चन क्या करनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। यहाँ पे जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे बेटा, वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन जब आप लगाओगे, देखिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1, जो आफ्टर वेलोसिटी है वो मैं m1v1 v2v2 आप समझ गए मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। अब ध्यान बस क्या रखना है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज विद देयर प्रॉपर साइन। अगर आपने इस साइड डायरेक्शन को, जनरली हम प्लस लेके चलते हैं, तो इस डायरेक्शन को हमें माइनस लेके चलना पड़ेगा। व्हेन वी विल पुट वैल्यूज, तो m1 की वैल्यू m है, u1 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, क्योंकि वो उस साइड है तो प्लस 3 दे दिया। m2 की वैल्यू m है, u2 की वैल्यू भी 3 है, लेकिन वो पीछे की तरफ है तो उसको हमें -3 लेना पड़ेगा। इस इक्वल टू, अब v1 v2 तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि मास दोनों सेम है, तो m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। जब हल्का से सॉल्व करते हैं, m पहली बात तो हर जगह से कट जाएगा, तो दोनों तरफ कॉमन है, यहाँ से ये 3 -3 तो यहाँ 0। कभी कभी बड़ी गड़बड़ होती है यार, कभी कभी ना ये नेटवर्क गायब हो जाते हैं, पूरा पूरा खराब हो जाता है सिस्टम। चलो कोई नहीं, हमने एक्चुअली इसलिए हम जानबूझ के वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको जब ऐसे नेटवर्क खराब हो जाए तो सारे नोट्स उड़ जाते हैं उस टाइम पे, तो एटलीस्ट ऐसे करने से आपके नोट्स तो सेव रहेंगे।
ठीक है, इसलिए हम वीडियो बना के वहाँ पे डाल देते हैं यूट्यूब पे, ताकि कोई भी देखना चाहे, आप देखना चाहो, मैं देखना चाहूँ कल को, तो वहाँ पे कुछ गायब ना मिले। कुछ पूछना है आपको तो आप बता के पूछ सकते हो कि सर वहाँ पे मुझे डाउट आया था, तो मैं वीडियो देख के आपको समझा सकता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे M1 U1 में जल्दी लिखता हूँ, M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 लिख रहे थे। सारी वैल्यूज में वापस पुट करता हूँ। तो आपने M की वैल्यू, M1 की वैल्यू M थी, इसकी वैल्यू +3 ले रखी थी आपने, और आपने यहाँ पे लिया था आपका M2 की वैल्यू M थी, इसकी वैल्यू -3 दी थी आपने। ठीक है, इज इक्वल टू M1 की वैल्यू M है, V1 प्लस M इंटू V2। तो पहली बात तो इतनी है कि सब जगह से M M M और M कैंसिल आउट हो जाएंगे, +3 -3 0 बन जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 निकल के आएगा यहाँ से। तो यहाँ से पहली क्वेश्चन क्या निकल के आ गई, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। या फिर मैं यहाँ से सिंपल बोल सकता हूँ आपका कि V2 इज इक्वल टू -V1 बोल सकता हूँ। तो पहला चीज यहाँ से निकल के आ गई। दूसरी चीज हमें क्या करनी पड़ेगी हमेशा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है लिखने में, क्योंकि कभी कभी बच्चा बोलता है कि बड़ा माइनस छोटा क्या होता है। तो बस दिमाग में याद रखना है बड़ा माइनस छोटा, बाद में V2 बड़ा होता है तो उसमें से V1 किया जाएगा, और पहले आपका U1 बड़ा होता है तो उसमें से U2 जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में बस वैल्यूज रखनी है साइन के साथ में। तो इनिशियली वाला जो डायग्राम था उसमें ये 3 इस तरह था और इसका 3 इस तरह था। तो बस वैल्यू याद रखनी है कि इसको हमें -3 लेना है, इसको हम +3 लेना है। ई की वैल्यू 0.7 दे रखी थी। V2 की अगर हम बात करें, V2 और V1 तो हमें निकालना, तो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। U1 की वैल्यू है आपकी 3 और U2 की वैल्यू -3, माइनस ऑफ -3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.7 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ से V2 माइनस V1 इज इक्वल टू आपका 6 7 42, तो 4.2 निकल के आ जाएगा। तो ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट और सेकंड को बस सॉल्व करना है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप बड़े इजीली से V1 और V2 निकाल सकते हो। क्या सिंपली सॉल्व करेंगे हम, आपका V2 को -V1 रख देंगे आपका। ठीक है, मतलब पुट V2 इज इक्वल टू -V1 इन सेकंड। बस सिंपली आप उससे बड़ा इजी सॉल्व कर पाओगे। जब ऐसे करते हो तो आपका -V1 इज इक्वल टू 4.2। तो यहाँ से आपका V1 जो निकल के आएगा, इट विल कम आउट टू बी -2.1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है, माइनस, चलो पहले तो हम पहले V2 भी निकाल लेते हैं। तो V2 क्या निकल के आएगा आपका, माइनस ऑफ V1। ठीक है, अब माइनस ऑफ V1 माइनस ऑफ -2.1, यानी V2 बेटा जो आपको निकल के आ जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम निकल के आ रही है, पर देयर इज अ डिफरेंस इन डायरेक्शन। देयर इज अ डिफरेंस इन डायरेक्शन। तो अगर यहाँ से हम देखना फाइनल डायग्राम अगर हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, फाइनल आपका डायग्राम जो बनेगा, फाइनल बिफोर एंड आफ्टर के बाद में फाइनल जो बनेगा वो क्या बनेगा कि M1 जो है उसकी वेलोसिटी -2.1 है, मतलब पीछे की तरफ आ रही है। तो V1 हो जाएगा पीछे की तरफ 2.1, और जो आपका M2 है मास भले ही सेम है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, +2.1, मतलब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे देखो। पहले आपका ये ऐसे था, पहले आपका ऐसे बन रहा था, मतलब दोनों उल्टे, बिल्कुल डायरेक्शन उनकी उल्टी हो गई, वैल्यू बराबर रही लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो इस तरह से आपका फाइनल डायग्राम बन के आ जाएगा। जल्दी बताइए बताइए, मुझे समझ में आया कि नहीं आया। जी सर, आया। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके कोलिजन में बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपके एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी ने एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पर वो बहुत हार्ड लेवल के दे रखे हैं उसने काइंड, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा फोकस इस तरह से रहेगा पढ़ने का कि हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास में हम क्वेश्चंस को डेडिकेट करेंगे कि हम क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं इस चैप्टर में जो कि कोलिजन से हैं। वरना हम कुछ अलग से क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, जो आपके आईआईटी और नीट के थोड़े से क्वेश्चन भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। क्योंकि आपकी बुक में मैंने देखा था कि बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है कोलिजन के, कुछ कुछ क्वेश्चन है, पर वो मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं है, तो हम उनको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। कल हमारा क्लास जो रहेगी फिजिक्स की ही रहेगी, उसमें हम कोलिजन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हमने कहा कि दूसरा कोलिजन जो अभी हमने केस 1 किया था, जिसमें हमने इन लाइन कोलिजन, या फिर इसको हम कभी कभी हेड ऑन कोलिजन या फिर कोलिजन इन वन डायमेंशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपका हल्का सा, बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करूंगा ओब्लिक कोलिजन को, क्योंकि इसके क्वेश्चन हार्ड होते हैं। मैं हल्का सा डिस्कस करना चाहूंगा आपके ओब्लिक कोलिजन को। ठीक है, तो जब मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से ओब्लिक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूंगा, तो सुनना ध्यान से। आपकी एक बॉडी है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बॉडी लेके चलनी पड़ेगी आपको। एक M1 बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास M1 यहाँ पर है, और एक M2 बॉडी है। सेंटर ऑफ मास के बारे में हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। और ये आपका M2 बॉडी है। ठीक है, अब आपका लेट से कि M1 जो है वो इस तरफ जा रहा है, और आपका M2 जो है वो आपका लेट से कुछ इस तरफ ऐसे आ रहा है। ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है इनकी। ये आपका U1 हो गया, आपका U2 हो गया। चलिए, तो इस केस में जब ये टकराएंगी तो हम इनको टकराते हुए पहले बनाएंगे, इनको हम टकराते हुए चीजों को बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। देखिए ध्यान देना, इस तरह से।
ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जिस जगह पे कांटेक्ट में आ रहे हैं वो ये है, तो ये आपका एक लाइन होगी, ये सेंटर 1 और ये सेंटर 2, तो ये द लाइन कनेक्टिंग देयर सेंटर ऑफ मासेस इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। द लाइन कनेक्टिंग देयर सेंटर ऑफ मासेस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये ओब्लिक कोलिजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, जो कि ऑटोमेटिकली लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर होंगी। दीज लाइंस आर लाइन परपेंडिकुलर टू देयर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब दिक्कत ये है कि आपका जब भी कोलिजन होता है, जब भी कोलिजन होता है, तो F1 ऐसे, F12 ऐसे लगता है, F21 ऐसे लगता है, तो आपका मोमेंटम कंजर्वेशन या जो भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जो मोमेंटम कंजर्वेशन, आपका जो मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, यहाँ पे हम एक्स और वाई की तरह नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन एंड जो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला पार्ट है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला पार्ट है, ये बेटा आपका वैलिड होता है, वैलिड अलोंग, वैलिड अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। आप इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही वैलिड मानते हो। मतलब जब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, जैसे आप ध्यान देना, जैसे कि आपका लेट्स से कि U1 कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है, और आपका ये लेट्स से कि आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट से एंगल दे रखे होंगे, बिना लाइन ऑफ इम्पैक्ट के एंगल देके आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको U2 ऐसे दे रखा है, ठीक है, आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट से इसका एंगल लेट्स से कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायग्राम में पहुंच हो गई, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ ठीक है, तो आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट से क्या दे रखा होगा, एंगल दे रखा होगा यहाँ पे, ये हो गई आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और U2 का आपका एंगल हो गया यहाँ से θ2। जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये हो गई आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जब आप उसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, सवाल अच्छे बन जाते हैं, यहाँ से हार्ड बन जाते हैं, ठीक है। देखो जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आप कंपोनेंट लेते हो, तो एक निकल के आएगा आपका यहाँ पे U1 cos θ1, और यहाँ पे निकल के आएगा आपका इस तरफ U2 cos θ2 निकल के आएगा, ठीक है। इसके अलोंग आप मोमेंटम कंजर्वेशन करते हो, ठीक है। ऐसा ही आफ्टर टकराने के बाद भी ऑब्वियस सी बात है, आपके दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो करना वही है जैसे अपन ने पहले किए थे, cos θ1 cos θ2 करना है। बस अब ख्याल क्या रखना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही आपको लगाना है, ठीक, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको वही चीज करेंगे, मोमेंटम को पहला आपका पार्ट क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है आपको, पहली क्वेश्चन। और दूसरी पार्ट में क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरे पार्ट में आपको लगाना पड़ेगा, दूसरे पार्ट में आपको लगाना पड़ेगा क्या, दूसरे पार्ट में आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब बस फर्क क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो हमने V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 लिखा था, U1 माइनस U2 लिखा होगा, इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जैसे आप याद होगा मैंने जब आपका फॉर्मुला लिखवाया तो मैंने बोला था इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी वो PDF गायब हो गई है क्योंकि नेट चला गया था बीच में। तो हम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जब लगाते हैं, पूरा फॉर्मुला था अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो इसमें हम V2 का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो कहाँ होगा, अलोंग इम्पैक्ट वाली लाइन होगी, ठीक है। सिमिलरली माइनस V1 का हम वो वाला कंपोनेंट लेंगे अलोंग जो इम्पैक्ट लाइन होगी, डिवाइडेड बाय हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे V1 का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, सॉरी U1 का कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट U1 cos θ1 है, तो U1 cos θ1 माइनस ऐसे ही हम U2 cos θ2 वाला कंपोनेंट लेके चलेंगे आपका। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल बन जाते हैं आपके। दूसरी बात, सर ये जो दोनों लाइनें हैं आपकी, ये लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इनमें क्या होता है, तो इनमें हम याद रखेंगे कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज जो भी कोलिजन हो रहा है, जो भी इम्पैक्ट हो रहा है वो आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलोंग होता है, तो इसके दौरान आपका देयर इज नो चेंज इन देयर वेलोसिटीज, देयर इज नो चेंज इन देयर वेलोसिटीज। आपका इसके साइड के अलोंग, परपेंडिकुलर जो साइड थी इसके अलोंग वेलोसिटीज में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब कि आपका जैसे U1 की अगर हम बात करें तो उसका ये कंपोनेंट क्या निकल के आ रहा है, U1 sin θ1 निकल के आ रहा है। तो चाहे बिफोर कोलिजन हो चाहे आफ्टर कोलिजन हो, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम की सेम रहेगी, ये आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली U2 की अगर मैं बात करता हूँ तो U2 sin θ2 यहाँ निकल के आएगा, तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। इसका यूज करते हैं हम आपका V2 का, जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो V2 का एक कंपोनेंट आएगा जो कि आपके परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, वो आपका क्या होगा, सेम रहेगा। बिफोर एंड आफ्टर आपके जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है वो सेम रहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आता है।
इसका एक क्वेश्चन हम करके देख लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जाम के, मतलब आईआईटी में मान के चलिए कि 5-6 साल में एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है ये, या फिर 3-4 साल में 5-6 साल में एक क्वेश्चन आता है इसका, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, अगर आ गया तो आ गया, वरना अगर ओब्लिक क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा तो इतना ज्यादा सिंपल देते हैं कभी कभी वो, बस क्वेश्चन देखो और उसमें 2-4 मैथमेटिक्स क्वेश्चन लगाओ और आंसर निकाल लो, तो वो हो जाता है, वरना बहुत हार्ड क्वेश्चन जाते हैं, तो इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे नहीं। ठीक है, तो कोलिजन में इतना ही है, आपका कोलिजन खत्म हो चुका है, इससे ज्यादा कोलिजन है नहीं। ठीक है, कल हम या नेक्स्ट क्लास में हम कोलिजन के क्वेश्चंस जो है आपकी बुक में वो डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको आपने अपनी तरफ से दूंगा, उनको हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है मिशा, समझ में आई आज की क्लास अच्छे से?